गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं एसी थ्योरी के बारे में। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी थ्योरी के बारे में ए टू जेड चीज़ों को आराम से जानकर लेना, आराम से चीज़ों को देखना समझना। हेडिंग डाल दीजिए एसी थ्योरी। हमारे पास एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है जिसमें धारा का मान व दिशा समय से परिवर्तित होती रहती है। अब इनमें हम अल्टरनेटिंग करंट देखते हैं तो टोटल देखो कि ये हमारे पास बताइए, ये हमारे पास एसी है कि नहीं है? शुद्ध एसी है कि अशुद्ध एसी है? शुद्ध एसी है। ठीक है, फिर ये हमारे पास एसी है कि नहीं है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। ये एसी है कि नहीं है? ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? हैं? अशुद्ध है। ये एसी है कि नहीं है? ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? सारी शुद्ध है। तो अब बात है कि ऐसे किसे कहते हैं? ऐसे उसे कहते हैं जिसका दिशा व मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। ये जो क्रम है ये साइनोसॉइडल कहलाता है। साइनोसॉइडल का मतलब होता है ज्यावक्रीय। साइनोसॉइडल का मतलब क्या होता है भाई? ज्यावक्रीय। तो साइनोसॉइडल वेव है, हिंदी में कहते हैं ज्यावक्रीय तरंग। और ज्यावक्रीय तरंग जो है ये प्राकृतिक है। कैसी है भाई? प्राकृतिक। और प्राकृतिक की गति किसकी होती है भाई? पेंडुलम की। इसलिए हमारे जो घरों में सप्लाई आती है इलेक्ट्रिकल में, वो कौन सी चलती है? साइनोसॉइडल। है तो ऐसी ना, ऐसी तो सारी चारों ही ऐसी है, चारों ही शुद्ध है। लेकिन अपने टरबाइन के द्वारा जो ऐसी प्राप्त होती है कौन सी होती है? ज्यावक्री। क्योंकि धीरे धीरे मान बढ़ रहा है, धीरे धीरे मान घट रहा है। इसमें मान एक कांस्टेंट चल रहा, अचानक से हो गया माइनस का। ऐसा हमारे पास पेंडुलम के द्वारा नहीं हो सकता। ये हमारे पास कौन सी तरंग है? स्क्वायर वेव। ये हमारे पास कौन सी स्क्वायर वेव यानी कि वर्गाकार तरंग। कौन सी तरंग है? वर्गाकार तरंग। ये हमारे पास कौन सी वेव है? ट्राइएंगुलर वेव। ट्राइएंगुलर वेव का मतलब है त्रिभुजाकार तरंग। त्रिभुजाकार तरंग। और ये हमारे पास कौन सी वेव है? साटूथ। साटूथ वेव। साटूथ का मतलब होता है आरीदंत। आरीदंत तरंग। ये हमारे पास चारों हैं। और ऐसी उसे कहते हैं जिसमें प्लस और माइनस है, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। वो सब क्या है? ऐसी। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, वो है शुद्ध ऐसी। बताओ, जितना प्लस है उतना ही माइनस सब में है कि नहीं है? तो सभी क्या है? शुद्ध ऐसी। तो ये हमारे पास ऐसी है। ऐसी में चार प्रकार की तरंग होती है, ज्यावक्रीय, ट्रायंगुलर, सॉटूथ, स्क्वायर वेव। ये चारों तरंगें कौन सी है? ऐसी तरंगें। इलेक्ट्रिकल में सामान्यतः कौन सी तरंग काम में ली जाती है? साइनोसॉइडल। लेकिन आपके मोबाइल में जो तरंगें हैं, और वो तरंगें हमारे पास किस प्रकार की मिलती है? ट्रायंगुलर वेव या सॉटूथ वेव, जो सीआरओ के अंदर देखी जाती है, डीएसओ के अंदर होती है। लेकिन होती वो भी क्या है? ऐसी है। करो नोट।
लिख लिया? वाह, आपके लिखा हुआ है पहले से ना। ट्यूबवेल ऑपरेटर का कोर्स कब से चालू होगा? ट्यूबवेल ऑपरेटर का कोर्स है क्या, ये पता नहीं है हमें तो। सिलेबस में क्या क्या है आइडिया तो होना चाहिए ना। ट्यूबवेल ऑपरेटर की साहित्यिक वैकेंसी है जो यूपी की है। पावर फैक्टर क्या होता है, ये कहीं एक से ज्यादा कैसे होता है? कैसे ही नहीं होता है, एक से ज्यादा कैसे हो सकता है? ये तो गणित है। पावर फैक्टर होता है कोस थीटा, और कोस थीटा का मान मर जाए तो एक से ज्यादा नहीं होगा। कोस जीरो का मान होता है एक, एक से ज्यादा तो कोस थीटा हो ही नहीं सकता ना। साइन और कोस का मान कभी भी एक से ज्यादा, और जिसका मान एक से ज्यादा अगर अनंत तक जाता है वो कहता है टेन थीटा। टेन का जाता है, साइन कोस का नहीं जाता। लिख लिया? लिख लिया भाई? ओके, अगला। अब देखो कि एक है हमारे पास अशुद्ध तरंग। अशुद्ध तरंग जो है, अशुद्ध ऐसी तरंग लिख दूं मैं, जिसको आप इंग्लिश में इसका एक और नाम दे सकते हैं, पल्सेटिंग एसी वेव। और पल्सेटिंग को कहते हैं स्पंदन। क्या कहते हैं? स्पंदन ऐसी तरंग। अशुद्ध का मतलब क्या है? जैसा आपके पास प्लस में है वैसा माइनस में नहीं है। लेकिन है क्या ये? ऐसी। प्लस आया माइनस आया, प्लस है माइनस है तो ऐसी। लेकिन जैसा प्लस है वैसा माइनस नहीं है। ये हमारे पास क्या कहलाती है? अशुद्ध ऐसी तरंग। ठीक है। एक डीसी तरंग कौन सी होगी भाई? जिससे दिशा में मान क्या रहता है भाई? नियत। वो हमारे पास कौन सी तरंग है? डीसी। ये हमारे पास क्या है? शुद्ध डीसी है। शुद्ध डीसी के बाद में एक कौन सी आती है भाई? पल्सेटिंग डीसी। अशुद्ध डीसी। ये एसी है कि डीसी है? डीसी है। माइनस में गए ही नहीं ना भाई, केवल प्लस प्लस में है। तो दिशा कहां चेंज हुई? जब दिशा चेंज नहीं हुई तो हमारे पास कौन सी है? डीसी। केवल मान ही तो बदल रहा है। तो ये हमारे पास डीसी है, लेकिन कौन सी डीसी है? अशुद्ध। और यदि अशुद्ध एसी के लिए क्या है? प्लस के साथ माइनस आना जरूरी है। करो नोट। अब पता चल गया होगा एसी और डीसी के अंदर बेसिकली अंतर क्या है।
हो गया। चलो, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? कि एसी और डीसी के अंदर अंतर क्या है, एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। तो इन दोनों के बीच अंतर को देखना है, एसी और डीसी में। जैसे मान लो यहां मैं बात करता हूं डीसी। डीसी का मतलब कौन सा करंट हो गया भाई? डायरेक्ट, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा। ये हमारे पास है एसी। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। अब आप बताइए इसके अंदर क्या अंतर होता है? क्या दोनों के बीच अंतर आप बताते जाइए एसी और डीसी में। सबसे पहले बात करते हैं एसी किसे कहते हैं? जिसका दिशा व मान समय के साथ परिवर्तित हो उसे हम क्या कहते हैं? एसी। तो इसका दिशा व मान समय के साथ परिवर्तित है। अर्थात इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो दिशा है, ये देखो दिशा और मान बदल गए ना, मान भी बदला और दिशा भी बदला कि नहीं बदला? या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं पल से पल में मान परिवर्तन। पल से पल में परिवर्तन, इतना ही लिख दो। हर पल परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहां पर भारत के अंदर बात होती है तो आवृत्ति कितनी होती है इसमें? 50 हर्ट्ज। प्लस माइनस कितना परसेंट होता है? 3। और जब बात यूएसए की होती है, अमेरिका की, तो वहां आवृत्ति 60 हर्ट्ज। ओके। दिश धारा क्या होती है भाई? इसका दिशा व मान सदैव ही क्या रहता है? नियत। इसकी दिशा व मान सदैव क्या होता है? नियत होता है। ठीक है। तो हमारे पास ये रहा। इसकी आप आवृत्ति के बारे में बात करेंगे तो आवृत्ति कितनी होगी? 0 हर्ट्ज। ठीक है। इसमें बात करें तो ये एक तो होता है सिंगल फेज एंड दूसरा क्या होता है भाई? 3 फेज। ठीक है। और सिंगल फेज और 3 फेज होता है, जैसे मान लो 3 फेज के अंदर मुझे बताना होता है कि भाई इसमें फेज का रंग कौन सा होता है भाई, तो मैं कहूंगा RYB। यही लिख दूं कि पूरा लिखूं? रेड, येलो, ब्लू। और न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? न्यूट्रल का रंग होता है ब्लैक। और अर्थिंग का रंग कैसा होता है? अर्थिंग का रंग होता है ग्रीन यानी हरा। ठीक है। सिंगल फेज में बात करें तो यहां पर हमारे पास फेज का रंग कैसा होगा भाई? रेड।
न्यूट्रल का रंग क्या होता है भाई? काला, यानी ब्लैक। और अर्थिंग का रंग कैसा होगा? बोलो। हरा। यहां पर हमारे पास क्या होता है भाई? पॉजिटिव व नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो उसका रंग होता है लाल। नेगेटिव टर्मिनल का रंग होता है काला। और अर्थिंग का रंग होता है हरा। यही होता है। लिख दिया। अब हमारे पास एसी और डीसी का ही क्रम चलेगा। और बताइए एसी और डीसी में अंतर क्या होता है? तो आप कहेंगे एसी का उत्पादन क्या होता है भाई? उच्च वोल्टेज। कितना केवी होता है भाई? 11 केवी या 33 केवी। डीसी का उत्पादन वोल्टेज 650 वोल्ट। लंबी दूरी पर पारेषण आसान। और ट्रांसमिशन व वितरण में हानि क्या होती है इसमें? कम। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर काम लेते हैं
पहले स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ा देगा, धारा घटा देगा, हानि कम होगी। और जैसे ही गांव में ट्रांसफॉर्मर लगा, यहां पर वो क्या करेगा, वोल्टेज वापस घटा देगा, धारा क्या करेगा, बढ़ा देगा। पारेषण में हम क्या पारेषण वितरण के लिए किसको काम में लेते हैं भाई? तो आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मर द्वारा। किसके द्वारा होता है ये? ट्रांसफॉर्मर द्वारा। दूसरा है कि इसमें क्या होता है, पारेषण वितरण में हानि क्या होती है, अधिक। पारेषण में वितरण में हानि क्या होती है भाई? हानि अधिक। क्यों हानि ज्यादा होती है? कि आपको स्टेप अप करना है, तब तो डीसी जनरेटर काम में लोगे, इसकी दक्षता कम होती है। स्टेप डाउन करना है तो प्रतिरोधों का समूह काम में लिया जाता है। और बताओ कोई इसके अंदर है क्या पावर फैक्टर? पता किसका ज्यादा होता है? डीसी का एक होता है, एसी का एक से कम होता है। डीसी का पावर फैक्टर सदैव एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पर फेज अंतर होता ही नहीं है। धारा और कर वोल्टेज समान फेज में होगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर सदैव कितना होगा, एक। लेकिन इसका पावर फैक्टर एक से कम होता है? लंबी दूरी के पारेषण डीसी यूज नहीं करते हैं, डीसी हम करते हैं अत्यधिक लंबी दूरी के लिए। एचवीडीसी है वो। हाँ, वो एक स्पेशल केस में ली जाती है। बाकी जैसे मान लो आपका इन्वर्टर लगा है तो आप ज्यादा दूरी पर नहीं ले जा सकते हैं। डीसी जहां भी है, हम ज्यादा दूरी पर नहीं है, अत्यधिक दूरी पर होते हैं तो एचवीडीसी काम में ली जाती है, हाई वोल्टेज डीसी। और कोई अंतर है क्या? है? धारा घनत्व है। इसमें ऐसे हम लिख देते हैं, मोटर की क्षमता व दक्षता क्या होती है भाई, उच्च। इसमें लिखते हैं डीसी की मोटर है जो आवाज ज्यादा करती है, हानि ज्यादा होती है, मेंटेनेंस भी ज्यादा लगता है। एसी की मोटरें उसी क्षमता की होगी तो अपेक्षाकृत आकार में एक तो छोटी होती है। एसी की मोटरें आवाज भी कम करती है और मेंटेनेंस भी क्या लगता है, कम।
हो गया? ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट केस। बताओ भाई। और कोई अंतर है क्या? है? ठीक है। एक इनका बड़ा है अभी तो, धारा घनत्व। जैसे मान लो धारा घनत्व, पहली बात तो होता क्या ये पता चल जाए। धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व जे से डिनोट किया जाता है। जे बराबर होता है आई बटा ए, मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब है एसी में धारा घनत्व का मान हमारे पास क्या होता है भाई? एक समान नहीं होता, क्योंकि धारा कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। यहाँ धारा घनत्व का मान एक समान नहीं होता, जबकि इसमें धारा घनत्व का मान क्या होता है? एक समान। इसमें धारा घनत्व का मान एक समान है। अब यहां पर क्या है कि एसी में अपेक्षाकृत हमें इंसुलेशन अधिक आवश्यकता होती है। जैसे अपने घर पे 230 वोल्ट एसी आ रही है, 230 वोल्ट डीसी आ रही है। 230 वोल्ट यदि डीसी आ रही है तो इंसुलेशन 230 वोल्ट का कोटिंग लगाना पड़ेगा। लेकिन जो 230 वोल्ट एसी आ रही है, वो 230 वोल्ट कौन सा मान है? आरएमएस। तो उसका अधिकतम मान कितना जाता है? 325। तो इंसुलेशन किसके अनुसार लगाना पड़ेगा? 325 के अनुसार। इसलिए इसमें अधिक इंसुलेशन आवश्यक। इसमें एसी की तुलना में इसमें एसी की तुलना में कम इंसुलेशन। अब देखो एसी है तो इसे संचित कर सकते हैं क्या? इसे संचित नहीं किया जा सकता। इसे संचित किया जाता है।
लिख लिया। अब एसी और डीसी में कोई अंतर किसी को लग रहा है तो बता दीजिए। ये सामान्यतः एसी और डीसी के अंतर है जो हमने देखे हैं। शुद्ध एसी शुद्ध डीसी हमने सारी चीजें देख ली है। ठीक है भाई। क्या हुआ? अब इसके बाद हम देखते हैं एसी के बारे में गहराई से पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। एसी थ्योरी चैप्टर अभी तो शुरू होगा। अभी तो हम अंतर देख रहे थे एसी होती क्या, यही तो देखा है। अब हम एसी के बारे में गहराई से चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और एसी के चैप्टर को पढ़ते हैं तो ध्यान से देखना है कि अब सूत्र वगैरह तो अब आते जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। बस है सूत्र कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा नहीं है कोई बेफालतू का कोई सूत्र नहीं, सब कॉन्सेप्ट के साथ है। ध्यान से देखोगे तो मिलेंगे, वो आसान ही, ज्यादा टफ नहीं है, बट रहेंगे सूत्र। तो हेडिंग डालिए एससी शब्दावली। ऐसी शब्दावली में पहला है हमारे पास चक्र। चक्र यानी साइकिल। अब बताइए भाई, चक्र किसे कहते हैं? ये मामला है। और आप ध्यान सावधानी से देखिएगा, ये हमने चला तो यहां तक आए, इसके बाद आगे भी तो हम यही चले ना भाई, ऐसे ही। तो जैसे हम पहले थे वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? यहां पर ऐसी पुनरावृत्ति हो रही, जैसे ऐसे यहां पर पहले आगे बढ़े तो यहां पर भी ऊपर की तरफ गए, यहां फिर ऊपर जाके नीचे की तरफ गए, यहां पर भी क्या गए, नीचे की तरफ। तो बताइए चक्र कहते हैं किसे? जब हमारे पास समान प्रकार के पाथ की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाए उसे चक्र कहेंगे। जैसे मैं कहूंगा एक है ना, इस मैदान के चक्कर लगाओ, चक्कर पूरा कब होगा? जहां प्रारंभ हुआ था वहां वापस आ गए, और यानी कि समान प्रकार का पाथ वापस क्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई। तो चक्कर क्या होगा भाई? समान प्रकार के पाथ की पुनरावृत्ति। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखो, एक चक्र है उसमें कितने डिग्री का कोण है? 360 डिग्री। अब मैं यहां पर पूरा लिखता हूं, ध्यान से देखना। चक्कर यहां पर पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या कहलाएगा, 2 पाई। 2 पाई कितना होता है भाई, 360। यहां पर हमारे पास चक्कर में कितना आएगा, पाई। पाई बराबर 180 डिग्री। यहां पर हमारे पास क्या आया भाई, पाई बटा 2 बराबर 90 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? तो 360 डिग्री पर एक चक्कर क्या माना जाता है, पूरा। 360 डिग्री कह दो, यहां कितने कह दो भाई, 2 पाई। 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 2 पाई। यह कहलाता है एक चक्र। जब कभी भी कोई तरंग का निर्माण होता है तो ये लाइन जो होती है वो होती है समय की, और ये जो लाइन होती है ये हमारे पास किसकी होती है, आयाम की। एक समय की है, दूसरे किसके हैं, आयाम। अभी मैं पूछूं कि जो मैंने आपको तरंग बना रखी इसमें कितने चक्कर बनाए हुए हैं, 2।
हो गया? ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद में एक चक्कर के बाद में अगला आता है हमारे पास आवर्तकाल। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को किसे डिनोट करते हैं? टी से। और एक होती है हमारे पास आवर्ती। आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसको हम किसे डिनोट करते हैं? एफ से। तो सवाल पहला ये है हमारे पास आवर्ती या आवर्तकाल किसे कहते हैं? अभी रुकना भाई, मैं जैसे बताता हूं इसको देखो ध्यान से। मेरे पास ये कोई तरंग है। अब ये एक तरंग पूरी होने में जो समय लगेगा, एक चक्कर पूरा हुआ, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय हमारे पास क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। कि एक चक्कर पूर्ण होने में कितना टाइम लगा, इसे कहते हैं टाइम पीरियड। एक चक्कर पूर्ण होने में लगा समय। एक चक्कर पूर्ण होने में क्या है भाई? लगा समय। तो आप कहेंगे एक चक्कर पूर्ण होने में लगा समय हमारे पास आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, ओके। एक चक्कर पूर्ण होने में लगा समय हमारे पास क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। अब देखिएगा, एक चक्कर पूर्ण होने में लगा समय हमारे पास आवर्तकाल है, तो इसका मात्रक क्या हो गया भाई? सेकंड। आवर्ती किसे कहते हैं? आवर्ती कहते हैं एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे हो गए। जैसे मान लो अपने आवर्ती 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड हुआ तब तक कितने चक्कर पूरे हो गए? 50। तो एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, वो हमारे पास क्या कहलाती है? आवर्ती। एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या हमारे पास क्या कहलाती है? आवर्ती। ठीक है, अब बताइए इसका मात्रक क्या है? हैं? तो मात्रक आप कहेंगे तो एक तो कह दो चक्र प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना चक्र हुआ, और यहां आप कह दो हर्ट्ज। और ध्यान रहे एफ बराबर क्या होता है? 1/T। एफ बराबर क्या होता है? 1/T। ठीक है। अब यहां पर मैं इसका एक सवाल देता हूं कि जैसे भारत में अपने आवर्ती है वो कितनी है भाई? 50 हर्ट्ज। तो बताइए आवर्त काल कितना होगा? बताइए। और किस में बताओगे? मिली सेकेंड में। हाँ करो, कैलकुलेट करो भाई, करो सॉल्व।
क्लियर? ठीक। अब हमारे पास ये आ गया आवर्ती का, ये टाइम पीरियड का सब कुछ है। अब आता है नेक्स्ट। टी बराबर क्या आएगा भाई, 1/f, यानी 1/50। 1/50 है तो 0.02 सेकेंड हो गया कि नहीं हुआ? लेकिन आपको क्या कहा भाई, मिली सेकेंड बताओ, तो 0.02 है। 10 की घात +3 और -3 से क्या कर दो, गुणा। तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना भाई। अरे मिली तो 10 की घात -3 होता है। आपके पास था किस में उत्तर, सेकंड में। बदलना किस में है, मिली सेकंड में। तो मिली सेकंड बदलना, मिली क्या होता है, 10 की घात -3। इसको काटने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, 10 की घात +3। अब 0.02 को 10 की घात +3 यानी 1000 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20। और ये क्या होगा, मिली सेकेंड। यही तो होता है। जब सेकंड को मिली सेकंड बदलना तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। वो हमने कर लिया। ओके। यहां तक किसी को कोई आपत्ति उपत्ति है तो बता दो भाई। जा रहे हो? मैं ही जा रहा हूं फिर। क्या हुआ, पापा आए हुए हैं? तो पापा ने कहा आ जाओ। जाओ जाओ। देखो 4 नंबर, आवर्ती आवर्तकाल चक्र हो गया, तो क्या बचा भाई, हैं? शिखरमान और, हाँ हाँ वो तो शिखरमान एक ही होगा, ठीक है। अगला है हमारे पास शिखरमान। शिखरमान को हम कहते हैं पीक वैल्यू, या इसी का दूसरा नाम है अधिकतम मान। इसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। देखो भाई, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक तरंग है, तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट यानी कि संदर्भ लाइन के ध्यान में रखते हुए जब किसी का अधिकतम मान होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकतम मान या शिखर मान। ठीक है ना? तो रेफरेंस या संदर्भ रेखा से अधिकतम आयाम, इसका प्रतीक क्या लिखेंगे भाई, तो यदि धारा लिखेंगे तो IM, वोल्टेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, VM। जरूरी नहीं IM, IP और VP भी लिख सकता हूं मैं। पांचवा हमारे पास है शिखर से शिखर मान। यानी कि पीक टू पीक वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू ये कहती है कि IPP है ना,
बराबर क्या आ जाएगा भाई, 2im। ये कह रहा है कि ये हमारे पास माइनस का im है, ये प्लस का im, माइनस im से प्लस im के बीच की दूरी क्या होगी, 2im। इसे पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। इसके बाद क्या हेडिंग है, हैं? अच्छा, तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान, उसके बाद क्या, औसत मान, फिर आरएमएस मान, इतना ही है, हैं? हाँ, बस पी फैक्टर फॉर्म फैक्टर है ना, ओके। उसके बाद वापस टेबल आ जाएगी कोई, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, रूट रूट फाइनल हो गया ना। तो सीकर से सीकर मान क्या, माइनस im से प्लस im तक का मान। तू जा रहा है, तू जा। अभी तक सूत्र है थोड़ी ना है, ये कोई सूत्र ये क्या माना जाए, अभी ये तो थ्योरी होगी ना। सीकर से सीकर मान, सीकर एक तो प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, माइनस से प्लस वाले में क्या हो जाएगा, 2im। और अधिकतम मान सीकर मान तो यही है। अभी तक हम समझ रहे हैं, जहां जहां वर्ड काम आएगा ना, अगली जो टर्म लिखेंगे तो सूत्र आ जाएगा, अब आने ही बड़ा है। देखो 6 नंबर है क्या, ये मान है तात्क्षणिक मान। अब ध्यान से देखना भाई, तात्क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसका मतलब होता है किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान। इसका मतलब क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान। किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान हमारे पास कौन सा कहलाएगा भाई, तात्क्षणिक मान। कि भाई आपने किसी पर्टिकुलर क्षण विशेष पर मान क्या लिया था। जैसे मान लो कि ऐसा सवाल आए कभी कि जब इमरजेंसी लगी थी तब तात्कालीन मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे, इमरजेंसी समय तात्कालीन राष्ट्रपति कौन थे। इसका मतलब जो घटना हुई थी उस क्षण पर कौन थे, यही तो पूछा जा रहा है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है 0.02 सेकंड पर बताओ धारा का मान क्या है, 0.022 सेकंड पर बताओ धारा का मान क्या, क्षण विशेष हुआ कि नहीं हुआ, इसे कहते हैं क्षण विशेष पर लिया गया मान। ये हमारे पास समय का फंक्शन है क्योंकि समय पर निर्भर कर रहा है। आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारे पास है। अब आपको पूछे आई एम क्या है, तो आप कहेंगे अधिकतम धारा। कौन सी धारा है भाई, अधिकतम धारा। ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा हमारे पास कोणीय वेग है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/टी कर दो, और यहां आप लिख दो ओमेगा बराबर 2 पाई/f। मात्रक क्या होता है भाई, रेडियन प्रति सेकंड। एफ क्या होती है हमारे पास यहां, आवर्ती। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। पाई हमारे पास क्या होता है भाई, फेज अंतर। पाई हमारे पास क्या है भाई, फेज अंतर। किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान हमारे पास क्या कहलाएगा भाई,
तो आप कहेंगे क्षण विशेष पर लिया गया मान हमारे पास किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान हमारे पास तात्क्षणिक मान कहलाएगा, जिसमें आई एम आपके पास अधिकतम धारा है, ओमेगा कोणीय वेग है, फाई हमारे पास क्या है भाई, तो फाई हमारे पास फेज अंतर है। हो गया क्लियर? क्या आया क्यों आज? हाथ पैर दुख रहा है? ये तो नहीं सुना कभी मैंने। बुखार आया था कभी? रात को बुखार आया था, टेबलेट वगैरह ली, वापस आया बुखार? जो और कोई किसी का कोई नया कारण हो तो बता देना भाई टाइम पर। मौसम अभी बहुत गड़बड़ है, बीमारी वाला मौसम है, सबसे ज्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं। हैं? इन्फेक्शन कौन सा फैल रहा है? और वायरस है, हवा में फैल जाता है। वायरस कौन सा पूछ के फैलता है? हवा में फैलता है ना वायरस तो है। कई वायरस हवा के साथ ट्रेवल करते हैं काफी लंबी दूरी तक। ये वायरल इसी तो कहते हैं वायरस के कारण होने वाला रोग। ये कोई छुआछात तो रोग है नहीं, तो वायरस है, तो हवा में फैलता है। इसका इस मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं उसका भूल जाओ। और कुछ और कोई सवाल है तो बताओ। अब नहीं होगा ये कंफर्म है ना, तो इसमें क्या कुछ कहना है, तो वो भूल जाओ भाई, कैसे कोई चेंज चेंज कुछ नहीं होगा। आपके कहने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं है। ऑटोमेटिक सही है ये क्या है कि न कोई बेच वालों का भी कोई लफड़ा नहीं है। जैसे आपके सेल और चुंबक आएंगे तो दूसरे बेच वाले भी साथ में पढ़ने आएंगे, कोई और वाले भी, सब बेचों की कंप्लीट हो जाती है। जिसको टेक्निकल पढ़ना भी पढ़ सकता है, तो टेक्निकल टेक्निकल, क्योंकि सभी बेचों में अभी क्या मिक्स मामला हो रखा है, क्या में कुछ आरपीएफ के हैं, कुछ एनटीपीसी के हैं, कुछ एलपी के हैं। तो अब इसमें क्या गुंजाइश बची नहीं। पहले क्या होता था, बेच कंप्लीट एलपी का होता था, ये भर्ती से पहले था। फिर एलपी की भर्ती तक भी यही था, लेकिन उसके बाद टेक्नीशियन की भर्ती के बाद में सब मिक्स आते हैं। आरपीएफ वाले भी तो बच्चे आते ही हैं, एनटीपीसी वाले आते हैं, सीबीटी वन सबका सेम है, कॉमन है, इसलिए चेंज किसी प्रकार से पॉसिबल नहीं रहता। तो पहले मेरा में काफी फर्क पड़ जाता ना। अब क्या है कि रेल वाले पढ़ने वापस शुरू करेंगे जब डेट आएगी, तब तक सुस्त में ये मतलब रेलवे की भर्तियां आ रही है, लेकिन किसको आ रही है पता नहीं चल रहा है। सभी आ रही तो एक चीज एक्टिव होता है, फॉर्म भरना है। नहीं नहीं यही है ना, अभी भी एनटीपीसी हो चाहे आरपीएफ हो, तो सभी यही कहते हैं कि टेक्नीशियन हो तो फॉर्म भरना है। एक मैंने बता दिया था भाई कल रात को वीडियो बना के, इलेक्ट्रीशियन में कहा कितने पद बढ़े हैं।
कल रात को मैंने वीडियो बना दिया था, और इलेक्ट्रीशियन वालों के कौन से जोन में कितने पद बढ़े हैं ये पूरा एक लिस्ट बना के बता दी थी मैंने। इलेक्ट्रीशियन की बता दी, फिटर की बता दी, आज हम वेल्डर का बताएंगे, क्योंकि बड़ा लफड़ा है ये मामला। एक तो है आरआर भी है 21 है कि नहीं है, ऊपर से 40 है कैटेगरियां, और उनमें इलेक्ट्रीशियन वाले हैं जो 10-11 एक कैटेगरी में अलाउ है, तो वो फिर उनकी छंटनी करनी है सभी के अंदर। फिर पता चलता है कि इतने सारे पदों में इलेक्ट्रीशियन के ये पद हैं, यही तो पता चलता है, और पता क्या चलेगा। मामला ये है, वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की कम बढ़ी है, सबसे कम। फिटर वालों की अच्छी बढ़ी है, फिटर वालों की वैकेंसी बढ़ी है, सबसे अच्छी 5,000 में सबसे ज्यादा बढ़ी हुई फिटर है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीशियन बढ़ी नहीं, बहुत कम बढ़ी है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीशियन में, उसके बाद 2 नंबर पे फिटर ही है। 2 नंबर पे बच्चे तो फिटर में होते हैं। इलेक्ट्रीशियन में क्या है कि इलेक्ट्रीशियन और कई जगह कई पद हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन वाले भी अलाउ है, फिटर वाले भी अलाउ है। वहां पर इलेक्ट्रीशियन वाला अपना कब्जा जमाए तो ज्यादा पढ़ो, जमा लो, कुछ पद है ना, ये भी तो मामला है। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं। याद करो सभी। हो गया मान, सब आ गया। आई टी बराबर 50 साइन 100 पाई टी प्लस 20 डिग्री। तो आप बताओ आई टी बराबर होता क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसकी यदि आप तुलना करते हो तो आपका इजी हो जाएगा ना भाई।
आई एम कितना हो गया 50, ओमेगा ये रहा, फाई ये रहा। तो बताइए आई एम का मान तो सीधा का सीधा आ गया 50, ठीक है। फाई का मान सीधा का सीधा कितना डिग्री 20, ओमेगा का मान सीधा का सीधा कितना है 100 पाई, ओमेगा टी है ना, तो ये 100 पाई टी तो 100 पाई हो गया। अच्छा ओमेगा आ गया तो ओमेगा बराबर क्या होता है भाई 2 पाई एफ, बराबर कितना पाई है भाई 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और 100 में 2 का भाग दिया तो कितना हट जाएगा 50, हो गया। तुलना करके निकालना था। क्या हुआ, एक और सवाल दे देते हैं। हो गए, क्लास खत्म होने वाली वैसे भी, छोटी देंगे। हो गए भाई। अब बताइए 100 आया तो ये हमारे पास आप सूत्र से मिलान करोगे तो ये ओमेगा टी होता, तो ये क्या बनेगा भाई ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना हो गया भाई 628, और ओमेगा का मान क्या था 2 पाई एफ, बराबर कितना है 628, एफ बराबर क्या होगा 628 बटा 2 पाई, और आप बताओ पाई का मान कितना होता है 3.14, पॉइंट हटा दिया तो ऊपर क्या जाएगा 100, और 314 इंटू 2 628 हो गया, ये हमारे पास आ गए 100 हर्ट्ज। 314 इंटू 2 कितना होता है 628, कट गया। पाई हमारे पास पड़ा था तो अपने को गुंजाइश देखनी पड़ेगी ना, कहां कौन सा लगेगा। 22/7 लिखोगे तो आपका वैल्यू पॉइंट में आएगी, और पाई का एग्जैक्ट मान तो कोई है नहीं, सब अप्रोक्सीमेट मान ही है। तो जब अप्रोक्सीमेट लेना तो वही लो ना जिसे कटे, एग्जैक्ट तो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो एग्जैक्ट मान तो इसका है नहीं। हम 22/7 लो चाहे 3.14 लो, है तो अप्रोक्सीमेट मान। हो गए भाई, तो ये ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे पी फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और आरएमएस औसत वगैरह सब मान के बारे में। कल छुट्टी नहीं है, परसों छुट्टी होगी, कल क्लास है, परसों छुट्टी बैठ तू, परसों कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रखने का विचार रहेगा, इसलिए हमने कल छुट्टी नहीं रखी है। कोई से बैच में सभी बैचों की क्लास कल है। ये क्या 48, मान ले काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के तिगुणे के बराबर है, द्रव्यमान भी तिगुणा है और त्रिज्या भी तिगुणी है, तो ऊपर आएगा 3 का गुणा, नीचे आएगा 3 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा। यदि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण कितना होगा g/3 होगा। तो आप 3g क्यों चाह रहे थे, g बराबर gm/r² होता है, m ऊपर एक बार है, नीचे r² है, तो 2 बार हो गए ना, r गुणा r, तो नीचे 3 कितनी बार आ गए 2 बार, एक तो 3 कट गए, एक बच गया, ये मामला ठीक है भाई।